नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप न्यूज़ 22 इसको पटना स्टूडियो से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। दरअसल मैं आज पूरे दिन भर बिहार की राजनीति में क्या कुछ खबरें खास रही और इसके अलावे पूरे प्रदेश में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें रही, इन तमाम खबरों को लेकर हम अपने सहयोगियों के साथ रोज की तरह इस वक्त भी मौजूद हैं। और हम जिन खबरों को लेकर आगे बढ़ेंगे उसमें जो आज सबसे बड़ी खबर है वो अब से थोड़ी देर पहले दरअसल में बक्सर में तेजस्वी यादव अभी फिलहाल मौजूद है और वहाँ पर उन्होंने एक पीसी की है और उस पीसी के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा मैसेज अपने सहयोगियों को देने की कोशिश की है। और उन्होंने यह बताया है कि बिहार में या फिर महागठबंधन जिसकी वो लगातार सिफारिश किया करते हैं, तो वो अब महागठबंधन है बिहार में, न कि जो एक अलायंस था जिसको कि इंडिया अलायंस का नाम दिया गया था। वो इंडिया अलायंस जो है वो अब बिहार में नहीं है और बिहार में सिर्फ महागठबंधन है। तो देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि बिहार में जो लड़ाई होगी आने वाले दिनों में वो एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच में होगी। उस पर अब कहीं ना कहीं से पूर्ण विराम लग गया है तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद। और आखिर तेजस्वी यादव को बक्सर में ये बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं। दरअसल में प्रशांत किशोर पीके अक्सर पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं और प्रशांत किशोर को लेकर के आज सुबह सुबह एक हेल्थ बुलेटिन जो है निजी अस्पताल जहां वो फिलहाल एडमिट है वहां से जारी किया गया। और उसमें जो वहां के चिकित्सक हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उनकी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। और ये न सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए चिंता की बात है बल्कि उनके जो वेल विशर हैं उनके लिए भी चिंता की बात है। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो लोग आंदोलन वापस लेने वाले नहीं हैं, अनशन पर वो लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा जनसुराज के आज कुछ जो वर्कर्स हैं वो आज चीफ सेक्रेटरी के पास मिलने के लिए गए हुए थे कि बीपीएससी की जो 70th जो परीक्षा है उसको रद्द की जाए और जो प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं उनको अनशन तुड़वाया जाए। हालांकि क्या कुछ बातें हुई है वो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा आज आरजेडी 4 विधायकों की सदस्यता को रद्द करवाने को लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष से मिला है, वहां पर जाकर के उन्होंने बातचीत की है। इस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई वो भी हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। और वायरस जो आप कोरोना की तरह एक वायरस जो है वो चीन से अब इंडिया आ गया है और इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे उनके द्वारा भी। तो उस एडवाइजरी को भी आपको समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आज सारण के दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन अलायंस अब खत्म हो गया है और अब महागठबंधन जो है वो सिर बचा है। और हमारे साथ बात करने के लिए महीप मौजूद है, महीप से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे। महीप, अभी एक खबर आती है अचानक और वो खबर यह रहती है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। अभी वो बक्सर के दौरे पर हैं, कल से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। कल कैमूर में थे और आज वो कैमूर का जो नेबर डिस्ट्रिक्ट है बक्सर वहाँ वो पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई किस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि किस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, भाई इंडिया गठबंधन तो है नहीं बिहार में, यहाँ तो महागठबंधन है। आपको लगता नहीं कि इसका इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा आने वाले दिनों में और एनडीए कम से कम जो है वो अब ये सोच रही होगी कि भाई इस बयान के बाद जो है वो अब हम कम से कम कंफर्ट पोजीशन में निश्चित तौर पर हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर स्टार्टिंग से ही राड़ चल रही थी, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की बात कर लें, चाहे वो फिर अखिलेश यादव की बात कर लें, केजरीवाल की बात कर लें, लगातार एक दूसरे के आमने सामने लोग आ रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमें नेतृत्व सौंपा जाए। और ममता बनर्जी ने तो यहां तक जाहिर कर दिया था कि यह नेतृत्व उन्हीं के पास आना चाहिए क्योंकि अब राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि वह इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकें। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी बयान आता है, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात कही है ममता बनर्जी ने। और उसके बाद आज तेजस्वी यादव ने जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात चल रही है कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है तारीखों का। उसके बाद हुआ कि कांग्रेस अब अकेले लड़ेगी, तो उसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया जब पत्रकारों ने पूछा कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा इंडिया गठबंधन है कहां, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के बाद ही खत्म हो गई है।
ये सबसे बड़ी बात है। और अब इसको लेकर एनडीए जो लगातार एकजुट है, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, हमारे देश के हैं, उन्होंने भी कई बार कहा था कि ये सिर्फ अवसरवादी पार्टियों की जो जमात है वो एक जगह हुई है, सिर्फ लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने इसके अवसर को तलाशने के लिए था, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अब वो सब क्लियर हो गया और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से जो एनडीए है उसमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं पे एक जो बरस जो मुझे लगता है, हालांकि वहां के पत्रकारों ने ये सवाल नहीं पूछा तेजस्वी से, लेकिन एक सवाल बनता है इसमें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में अलायंस में है, ममता बनर्जी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो अगर बिहार में वो अलायंस कायम रहेगा तो उन दलों को भी सीटें देनी पड़ेगी आरजेडी को, और आरजेडी की सीटें घट जाएंगी। यह एक वजह तो नहीं हो सकती है कि उन्होंने आज ये पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भाई हम इंडिया गठबंधन तो बिहार में है ही नहीं, यहाँ तो महागठबंधन है। जी बिल्कुल, झारखंड इसका जीता जागता उदाहरण है। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए और उन्होंने वो करके दिखाया, आरजेडी चिल्लाते रह गए कि भैया हमें सीटें चाहिए, हमें सीटें चाहिए, तो आरजेडी को तवज्जो नहीं दिया गया। अब डिट्टो उसी राह पर आरजेडी चल रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि महागठबंधन की तो बिहार में महागठबंधन है, इसके सबसे बड़े लीडर तो हमारी पार्टी आरजेडी है और इसके नेता भी हम ही हैं, तो वो साफ हो गया है कि भैया जो भी घटक दल हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य जो घटक दल हैं, वो आरजेडी के कहने पर चलेंगे। और आपको याद होगा राजीव जी कि लोकसभा की बात कर लें तो यहाँ अखिलेश सिंह चिल्लाते रह गए, कांग्रेस चिल्लाते रह गई, उनको उतनी सीटें जो वो लोग मांग रहे थे वो लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिया, और लालू प्रसाद यादव ने जिन जिन सीटों पर दावा कांग्रेस ने किया था अपने उम्मीदवार सिंबल देने शुरू कर दिए थे। तो अब यहाँ साफ हो गया है कि भैया हमसे बड़ी पार्टी कोई नहीं, हम जो चाहेंगे बिहार में वो होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। भाई मैं कुछ दिन पहले खबर देख रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 12 विधानसभा की सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो आरजेडी को खास करके बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे बिहार और झारखंड का जो बॉर्डरिंग इलाका है, उन इलाकों में तो निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि भाई जेएमएम को अपने उम्मीदवारों को उतारे। बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी कि जेएमएम ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार विधानसभा में 12 सीटों से कम हमें मंजूर नहीं है। और इसी को देखते हुए अब जो इंडिया गठबंधन, क्योंकि जेएमएम भी आपको इंडिया गठबंधन का घटक दल था, उसलिए अब इंडिया गठबंधन है नहीं, काम खत्म, अब हम जो चाहेंगे वही होगा, यह कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमसे, उनको हम एक बार फिर से ही बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि बिहार में कोई भी इंडिया अलायंस नहीं है, बल्कि यहाँ महागठबंधन है और महागठबंधन को आरजेडी लीड कर रही है, और आरजेडी जिसे जितनी सीटें देना चाहेंगी उसे उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। और यही वजह भी है कि तेजस्वी यादव लगातार इस शीतलहर में भी यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और आज बक्सर में उन्होंने यह एक बड़ा बयान दिया है। और तेजस्वी यादव से ही जुड़ी हुई एक और खबर है जो विवेक चर्चा हमसे कर रहे थे। विवेक, तेजस्वी यादव का एक नया अवतार आज देखने को मिला। मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि वो अब बक्सर के खेतों में जाकर के वहां से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, और वो बताने की यह कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो खेत आप देख रहे हैं ये किसानों का खेत है, और किसानों की हकमारी जो है वो केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक कर रही है। और तेजस्वी एकमात्र ऐसे नेता है जो न सिर्फ जमीन से जुड़े हुए हैं बल्कि किसानों की भी बात करते हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी का ये नया अवतार जो कि अब खेत से शुरू हुआ है बक्सर से, वो आने वाले दिनों में तेजस्वी को लाभ पहुंचा सकता है इस विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो जनता कार्यकर्ता आभार यात्रा पर निकले हुए, इसी क्रम में आज बक्सर पहुंचे थे। बक्सर से जब पटना लौट रहे थे उसी दरमियान वो एक सरसों की खेत थी, वहाँ पे उतरकर वहाँ फेसबुक लाइव करते हैं और वहाँ के जो किसानों हैं उनसे बातचीत करते हैं। यानी कि एक कहा जाता है रिपोर्टर के तौर पर, जिस तरीके से रिपोर्टर जो लोगों के बीच में जाकर हाल चाल जानते हैं और वहाँ की समस्या को जानते हैं, उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने लोगों की समस्या जाना, उसके बाद
उन्होंने तेजस्वी यादव ने ये भी आज उन्होंने घोषणा की कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों को लेकर हम काम करेंगे। अभी मौजूदा जो सांसद हैं बक्सर के सुधाकर सिंह लगातार किसानों को लेकर बात करते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को वहां पे और मजबूत दिलवाने के लिए और साथ ही साथ पार्टी को और मजबूत दिलवाने के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जब बाई इलेक्शन हुआ था वहां पे देखे थे सुधाकर सिंह का गढ़ था, वह आरजेडी का वो गढ़ था, जब वहां से उनके भाई चुनाव हार गए सुधाकर सिंह के। तो ऐसे में वहां की जो वहां की जनता के जो समस्या है उस समस्या को निदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। और उसके बाद जो वहां पे कई बातों को उन्होंने घोषणा की। लेकिन एक और जो था कि उन्होंने कहा कि हमने जो अभी बिहार का जो 38 जिला में से आधा जिला हम लोग घूम लिए हैं और जनवरी के अंतिम माह तक हम लोग पूरे जिला को घूम लेंगे और पूरी तरीके से फिर आने वाला समय में हम विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक्टिव दिखते नजर आएंगे। लेकिन अब जमीन पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं तो इसका कितना उनको फायदा मिलेगा आने वाला चुनाव में, तो यह तो पता चलेगा आगे। चलिए कि एक और खबर बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज आप विधानसभा में थे कि जो आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी में जब नीतीश कुमार की सरकार को बचाने की बात चल रही थी तो उस समय मुझे याद है कि चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और भी लगभग 5-6 जो विधायक थे उन्होंने पाला बदल करके और वो लोग एनडीए के साथ हो लिए थे और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बच गई थी। आज आरजेडी के कई नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाई वीरेंद्र, ये तमाम लोग गए हुए हैं जाकर के विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं नंद किशोर यादव से और उनसे ये अपील करते हैं कि भाई इनकी सदस्यता जो है वो रद्द किया जाए। तो आज इस खबर को आप कवर कर रहे थे, तो आखिर इतना वक्त क्यों लगा इन नेताओं को विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचने में? और आपको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष इनकी मांगों को अब मांगेंगे, चूंकि अब अभी भी चुनाव में लगभग 10-11 महीने का वक्त बचा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब बिहार में महागठबंधन की सरकार जा रही थी और उस समय जब एनडीए की सरकार बन रही थी पिछले जनवरी माह में, तो उसी समय जो कई विधायक थे, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय कई विधायक थे जो सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए थे, जिसमें आरजेडी के 4 विधायक थे, उसके साथ साथ कांग्रेस के 2 विधायक प्रहलाद यादव के साथ मुरारी गौतम थे जो कांग्रेस के विधायक हैं। इसके साथ साथ जो आरजेडी के विधायक नीलम देवी, ऐसे जो तमाम जो विधायक थे वो जाके सत्ता के में बैठ गई थी। उसके बाद जो है लगातार जो महागठबंधन के जो तमाम नेता तमाम विधायक हो जाके विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सदस्यता खत्म की जाए। बता दें कि यह पहली मुलाकात में, इससे पहले भी जब सत्र चल रहा था उस समय भी जाकर शिकायत कर चुके हैं। पिछले बार जब शीतकालीन सत्र थी उस समय भी जाकर शिकायत की, लेकिन कोई उसका आश्वासन नहीं मिला। उसको लेकर भी विधानकालीन सत्र में तो मुझे याद है विवेक कि आप ही विधायकों को बुलाकर भी लाए थे, जो काफी हंगामा हुआ था कि भाई वीरेंद्र जा करके नीतीश जी के बगल में खड़े हो गए थे कुर्सी पर और यही कहा गया था कि भाई जो हमारे जो विधायक हैं वो तिसपाले में आके बैठ रहे हैं, तो हम अगर आकर बैठेंगे तो फिर क्या दिक्कत है। और तेजस्वी यादव ने भी सपोर्ट किया था उसको। जी बिल्कुल, उस समय तेजस्वी यादव और चाहे भाई वीरेंद्र एक दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आप इन विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम चलिए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, आप हम पर क्या कार्रवाई करेंगे, हम भी सत्ता खेमे में आ जाते हैं। जो संविधान के 10वें अनुच्छेद में है उसको लेकर उन्होंने आज विवरण देते हुए कहा कि जब यहाँ संविधान का पालन कहाँ हो रहा है, जब विधानसभा के अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, हम लोग लगातार 3 बार गुहार लगाए कि उनकी सदस्यता जानी चाहिए लेकिन सदस्यता नहीं जा रही है। बता दें कि अभी अगले माह में जो बजट सत्र भी है, बजट सत्र के दौरान भी देखना होगा, जब उनसे हमने सवाल किया कि 1 महीने के बाद बजट सत्र भी है, क्या बजट सत्र में को लेकर उससे पहले सदस्यता जाएगी इन 6 विधायकों की, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर नहीं जाएगी सदस्यता तो हम आने वाला समय में जो बजट सत्र चलने नहीं देंगे, बजट सत्र में भी हंगामा करेंगे। देखना होगा जिस तरीके से शीतकालीन सत्र 5 दिन का था, 5 दिन भी वहां पे भिड़ंत होते रहा विधायकों के साथ और इसके साथ साथ सदस्यता रद्द और अन्य मुद्दों को लेकर, स्मार्ट मीटर जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार के विरोध करते रही आरजेडी, आज कांग्रेस, इसके साथ महागठबंधन के जो तमाम विधायक थे। और ऐसे में अभी भी जो है उसी तरीके से मुखर तरीके से बात करते दिख रहे हैं कि नहीं इनकी सदस्यता जाएगी तो हम लोग आने वाले समय में भी मुद्दे को लेकर जनता के भी बीच में जाएंगे, क्योंकि एक मुद्दा भी मिल जाएगा इन लोगों को कि आने वाला विधानसभा चुनाव में अब वक्त नहीं है कि देखिए क्या होती है इस सरकार में कि विधायक जाते हैं किस पार्टी से, सिंबल से जीतकर और कि कहां चले जाते हैं, उसके बाद भी इनकी सदस्यता नहीं जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि किसी की सदस्यता रद्द की जाएगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं और वो बीजेपी के बहुत ही पुराने लीडर हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। अब आज सुबह जब मेरी नींद खुली और जब मैं मोबाइल
को खोला तो मैंने भी देखा कि भाई तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई प्रगति नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। अब देखिए कि तेजस्वी यादव विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, और खास करके जब से नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है कि भाई ये क्या नाम है, अब वो नहीं जा रहे हैं लालू जी के साथ और लालू जी के शासन को उन्होंने याद करवाया जनता को, उसके बाद से तेजस्वी यादव फिर से हमलावर हो गए। और हमारे साथ बात करने के लिए महीप मौजूद हैं। महीप, नीतीश जी प्रगति यात्रा पर है, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और जनता को दे भी रहे हैं, लेकिन आज यहीं बगल में छपरा में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया है, कई लगभग 261 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। लेकिन तेजस्वी यादव इस प्रगति यात्रा को अब दुर्गति यात्रा का नाम दे रहे हैं। तो अचानक से तेजस्वी यादव आज सुबह में ये ट्वीट करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, चूंकि कल ही नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई 2005 के पहले के शासन को याद कीजिए क्या था और हमारे शासन को याद कीजिए, तो वो तो सीधे तौर पर हमलावर हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ। आपको लगता है कि यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो पिछले कुछ दिनों तक लगातार खामोश थे, चूंकि उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार खामोश हैं तो हो सकता है कि वो पाला बदल ले, और जब लालू यादव ने ऑफर दिया उनके ऑफर को उन्होंने डिनाई कर दिया, तो कह रहे हैं कि भाई दुर्गति यात्रा है ये। बिल्कुल, जिस तरह से राजीव जी बता दें कि लगातार जो नीतीश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, और ये शायद उनका तीसरा फेज है। और आज जिस तरह से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, उन्होंने हमला बोला कि यह प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो अपना आपा खो चुके हैं, उन्हें अब कुछ याद नहीं रहता। और जो बिहार में सरकार चला रहे हैं उनके 4 रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, यानी अब मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। कहीं से भी मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री लायक नहीं लग रहे हैं, वो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, और इसीलिए अब जो वो यात्रा पर निकले हुए हैं उनकी वो कोई यात्रा नहीं है, वो ना किसी से मिलते हैं ना बात करते हैं। और यहां तक कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जिस तरह से फेसबुक पर लाइव आके तेजस्वी यादव ने खेतों का जिक्र किया और किसानों का जिक्र किया, कहा कि यह है डबल इंजन की सरकार का बिहार में यह हाल है कि यहाँ किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसान के खेत सूखे हुए हैं। तो वो सारी चीजें जो है उसी को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री चाहते क्या है। उन्होंने तो पूरे बिहार का, किसानों का, शिक्षा का, हर चीज का, जिस तरह से पेपर लीक की बात की जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर साफ कहा कि आखिर वो किस मुंह से कहते हैं कि हमने प्रगति की है। लगातार बिहार गर्त में जा रहा है। और आज से कुछ दिन पहले, यानी कल की ही बात कर लें तो नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा था 2005 के बाद। तो फिर ये जो राजनीति लगातार चल रही है, इसको लेकर अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन एक चीज बता दें आपको राजीव जी कि 17 महीने का, बार बार तेजस्वी कहीं भी मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने 17 महीने में जो काम कर दिखाया है वो 17 साल की सरकार ने नहीं किया था। यानी 17 महीने में हमने जितनी नौकरियां दी, यहां तक कि याद होगा आपको भी कि सुशील कुमार मोदी थे उप मुख्यमंत्री, और जब नियोजित शिक्षकों को पेमेंट देने की बात की जा रही थी, सरकारी शिक्षक बनाने की बात की जा रही थी, तो उस समय कहा गया था कि कहां से पैसा लाएगा, इस तरह की बातें करता है कि अपने बाप के घर से लाएगा। ये सारी जो बातें हैं सुशील कुमार मोदी करते थे। और जब तेजस्वी यादव आए उसके बाद से ही, भले ही ये क्रेडिट कोई लेने की होड़ हो, लेकिन उसके बाद से यह हकीकत है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अब बीपीएससी के थ्रू या फिर विशिष्ट शिक्षक के थ्रू सरकारी कर्मचारी बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर साफ तौर पर जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कहा है कि यह देखिए, हम आते हैं तो प्रगति होती है, लेकिन जैसे ही प्रगति खत्म हो जाती है, जैसे ही हम निकल जाते हैं सत्ता से बाहर, तो उसके बाद से पूरी की पूरी दुर्गति आपके सामने है। चलिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। और दरअसल में अगर आप बायोस्कोप देख रहे हैं इस वक्त, तो आप अलर्ट के बोर्ड में आ जाइए, क्योंकि एक वायरस चीन से निकला है और वो हिंदुस्तान पहुंच चुका है। कहा यह जा रहा है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन आपको परेशान जरूर करेगा। और देखिए, हमारे साथ एक हमारी नई सहयोगी जुड़ी हैं स्नेहा, और आज पूरे दिन स्नेहा इस खबर पर बनी हुई थी, पब्लिक के बीच भी गई थी, वहाँ भी जाके स्नेहा ने बातचीत किया है और पूरे दिन रिसर्च कर रही थी। तो स्नेहा, आज वायरस के विषय में आप क्या बताएंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको? सर, अभी जो स्वास्थ्य समस्या है, जो इस वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये कोविड-19 जैसे ही है इसके लक्षण, जैसे कि खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस में दिक्कत। तो विशेषज्ञों का तो कहना है कि ये गंभीर महामारी नहीं है, लेकिन हमें सतर्क
होना चाहिए। आपको नियमित मास्क पहनना है, नियमित हाथ धोना है और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनने कहा है कि राज्य में लगातार इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है और अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाए जा रहे हैं और इसके रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभी इसके जो HMPV है, इसके लिए कोई खास टीका या दवा नहीं आई है, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सतर्कता ही बचा। एक बड़ा सवाल है कि चूंकि आप इस खबर को आज देख रही थी, इंडिया में ये वायरस प्रवेश कर गया है, शायद कर्नाटका में भी ये वायरस जो है कुछ बच्चों में पाया गया है, और आपने रिसर्च में क्या कुछ आज पाया कि कहाँ कहाँ ये वायरस इंडिया में है? क्योंकि आज से 2 दिन पहले JP नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी विधिवत एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि भाई कोरोना की तरह ये एक महामारी नहीं है, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस स्लोगन का उन्होंने इस्तेमाल किया और मंगल पांडे भी अभी आप बता रहे थे कि मंगल पांडे ने भी कहा है। तो भारत में अभी क्या स्थिति है इसके स्प्रेड होने को लेकर? सर, विशेषज्ञों का तो कहना है कि ये गंभीर महामारी नहीं है, लेकिन भारत में अभी ऐसे 9 मामले हैं जो नजर आए हैं और इसके लिए पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। ये लगातार बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, ये इसकी जो महामारी है ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सतर्कता अपनानी है, सावधानी अपनानी है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। तो यही है सर। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका। स्नेहा अभी नई सहयोगी जुड़ी हैं हमारे साथ। दरअसल में इस वायरस को आप हल्के में ना लें। ठीक है, सरकार एडवाइजरी जारी करी कि भाई महामारी का ये रूप नहीं लेगी, लेकिन इतना तय है कि अगर आपके भीतर अगर सर्दी, खांसी, अगर ये सब कि आप शिकार हो रहे हैं इन सब चीज़ों के, बदन में अगर आपके दर्द है, तो निश्चित तौर पर आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और जाकर के मिलिए अपने चिकित्सक से, चूंकि उनका परामर्श लेना जरूरी है। और अपने बॉडी में इम्यूनिटी पावर उसको आप निश्चित तौर पर बढ़ाइए, क्योंकि ठंड का भी मौसम है और इसमें परिवार के साथ साथ अपने सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। और देखिए, मैं भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार हूं और यही वजह है कि सर्दी खांसी मुझे भी है, लेकिन मैं वायरस की चपेट में अभी तक नहीं आया हूं। चलिए, अब खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से बिहार में BPSC का मामला जो है वो काफी तुल पकड़ रहा है और इतना तुल पकड़ा कि प्रशांत किशोर को अनशन पर बैठना पड़ा। प्रशांत किशोर जेल भी गए चंद घंटों के लिए, फिर बाहर निकले और अंततः उनको खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर यहाँ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह सुबह चिकित्सकों की तरफ से एक बुलेटिन जारी किया गया और यह कहा गया कि प्रशांत किशोर की हालत अच्छी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक मौजूद हैं। विवेक, प्रशांत किशोर की स्थिति अच्छी नहीं है। आज सुबह सुबह एक बुलेटिन जारी किया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं भाई, जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बीच थोड़ी देर पहले आप सचिवालय से लौटे हैं, चीफ सेक्रेटरी से जाकर के जो उनके अध्यक्ष हैं पार्टी के और जो नेता हैं वो जाकर के उनसे मिलते हैं। क्या कुछ बातें होती हैं, क्या कुछ आश्वासन चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मिलता है? क्या चीफ सेक्रेटरी ये पहल करेंगे कि उनके अनशन को तुड़वाया जाए? क्योंकि मुझे अब नहीं लगता है कि BPSC इस परीक्षा को रद्द करेगी। बिल्कुल साफ तौर पे BPSC परीक्षा को रद्द करने वाले नहीं है, लेकिन उससे पहले एक और अभी जो BPSC की ओर से जो अपडेट आया है, विवादों के बीच BPSC आयोग ने है आंसर की जो जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगा है कि आपको अगर कहीं गड़बड़ी पाया गया है तो आप उसका प्रतिक्रिया जो है 16 जनवरी तक दे सकते हैं। लेकिन जहां प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन के बीच में ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और कम से कम प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ी खबर है कि भाई अब आंसर की जो है विधिवत जारी कर दिया है BPSC ने और 16 तारीख तक उस पर आपत्ति भी मांगी गई है। यानी कि अब किसी भी कीमत पर जो 70th BPSC की परीक्षा ली गई थी उसको BPSC रद्द नहीं करने जा रहा है। और मेरी तो एक कहीं ना कहीं से गुजारिश होगी प्रशांत किशोर जी से, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं वो और एक अच्छी पार्टी बना रहे हैं अपना जनस्वराज, कि भाई अनशन कम से कम तोड़ दीजिए, क्योंकि अब सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है और मुफ्त में जो है क्यों आप इस ठंड में अपनी जान देने को जो है वो आतुर दिख रहे हैं। जी विवेक, आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल, उनके अब तो साफ तौर पर लग गया कि वो अब कहीं पेपर रद्द होने वाला
नहीं है। पहले अगर लोगों को आश्वासन था कि अब 4 तारीख को जो पेपर ली गई 12,000 अभ्यर्थियों की, कि उस समय रद्द किया जाएगा या पेपर नहीं होगा, लेकिन उस समय भी पेपर शांतिपूर्वक हुई 22 सेंटरों पर। और आज जो है आंसर की भी जारी किया गया कि आप लोग अपना आपत्ति दर्ज करें। लेकिन जहां उनके जो तमाम नेता हैं पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, भी अब अभ्यर्थियों भी दरकिनार हो गए इस मामले से। अब अभ्यर्थियों की संख्या भी कहीं देखने गर्दनीबाग धरना स्थल गए हैं आप? अब गर्दनीबाग में भी अभ्यर्थियों की संख्या उतनी देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे प्रशांत किशोर के साथ भी जो टीम अभ्यर्थियों की जो संख्या हो, वो अभ्यर्थियों की संख्या नहीं देखने को मिल रहा है। छात्र नहीं बल्कि नेता ज्यादा है उनके साथ। छात्र नहीं बल्कि उनके साथ जो कुछ शिक्षक लोग हैं वो उनके साथ हैं, और कुछ कह सकते हैं कि जो बाहरी स्टूडेंट हों वो उनके साथ में है। वो छात्रों को विश्वास था कि 25 दिसंबर तक कि कुछ सरकार संज्ञान लेगी, लेकिन जब संज्ञान नहीं ले गई और उसके बाद जब 4 तारीख को पेपर हो गया भी, उसके बाद भी छात्र कह रहे थे कि हाँ सब लोग आकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठेंगे, लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर किसी भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। तो अमूमन उस समय जो अभ्यर्थियों की संख्या थी मात्र 10 से 15 लोगों के थे। 10 से 15 लोग में आप क्या कर सकते हैं? आपका बात तो सुन नहीं रही है आयोग, सरकार भी सीधे तौर पे स्वराज के अभी कार्यकारी अध्यक्ष गए हुए थे, वो दाढ़ी वाले जो साहब हैं, तो उन्होंने क्या कहा जब चीफ सेक्रेटरी से उनकी मुलाकात हुई? तो उन्होंने क्या, चूंकि आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनसे? बिल्कुल, उनसे हम जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आश्वासन दिए हैं, लेकिन इनसे पहले भी हम 9 दिन पहले भी मुलाकात कर चुके थे। उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय आंदोलन पे थे प्रशांत किशोर। अभी जो है प्रशांत किशोर की तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब हुए जो कहा जाए तो अब जो राजनेताओं के जो अपनी जो उपलब्धि आगे बढ़ाने के लिए कि अपनी पार्टी हो चाहे अपने आप को आगे कैसे फेस किया जाए, उन चीज़ों को लेकर वो आंदोलन पर थे कि हम अभ्यर्थियों के बहाने जो है आगे अपनी रणनीति को कर सकते हैं। लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से फेल दिखते नजर आ रही है। और आज जब उनसे हमने एक और सवाल जब करने के प्रयास किया कि क्या अब तो सारा चीज पेपर हो गया, अभी 12,000 अभ्यर्थियों के जहाँ कैंसिल हुआ था वो पेपर भी हो गया, तो अब आगे क्या करेंगे? तो सीधे तौर पे वो अपने गाड़ी में बैठकर निकल गए। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तरीके से उनका प्रशांत किशोर का जो अनशन था फेल दिखते नजर आ रहा। अगर प्रशांत किशोर जहां लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को जेपी आंदोलन का एक नेता कहा जाता है, तो ऐसे में बड़ी कमी। एक और सवाल है ना, एक नटसेल में आप बता दीजिए, अभी आप जब दिखा रहे थे व्हाट्सएप तो उसमें एक तस्वीर मैंने देखा कि भाई चिराग पासवान और बाबा रामदेव की मुलाकात हो रही है, उस तस्वीर के क्या मायने हैं? बिल्कुल, बाबा रामदेव और चिराग पासवान से मुलाकात हुई है दिल्ली में उनके आवास पर। जो चिराग पासवान का जो मंत्रालय है उसी में मुलाकात हुई है। तो एक जो अपना जो है प्रोटोकॉल उसी के तहत उन्होंने मुलाकात की है। क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान और पतंजलि इनको चलाना है, तो हो सकता है किसी संदर्भ में वो जा करके मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ एक आखिरी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम महीप से बात कर लेते हैं। दरअसल में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू भी तैयारी कर रही है, और पिछले बार 2020 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2020 में संभवतः 2 सीटों पर जेडीयू वहां से चुनाव लड़ी थी और दोनों की दोनों सीटें हार गई थी। इस बार क्या कुछ तैयारी है जेडीयू की, यह हम महीप से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महीप नीरज जी से बात किए थे आज। महीप, नीरज कुमार से आपकी बातचीत हुई है, जेडीयू की क्या कुछ तैयारी है? क्या जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, आज नीरज जी से जो जेडीयू के एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता हैं, जब हमने उनसे पूछा कि जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के आयोग ने घोषणा कर दी, अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी और वह एनडीए के घटक दल के रूप में ही लड़ेगी। अब यह दिल्ली में बैठे हुए जो शीर्ष नेतृत्व हैं वह सीटों की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी परसों ही जो है पहली लिस्ट जारी कर दी है और 70 सीटों पर जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि 2020 में भी जनता दल यूनाइटेड को 2 ही सीटें मिली थी और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लगातार 3-4 सीटों की बात चल रही है, लेकिन बीजेपी ने कह दिया है कि नहीं, आपको 2 ही सीटें मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। दरअसल में लगातार जेडीयू यह इस कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार कम से कम एनडीए फोल्डर से का साथ जो है जेडीयू का न छूटे, और यही वजह है कि जो दिल्ली में अभी विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है उसमें संभवतः जेडीयू को, जो हमारे भी सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 2 सीटें दे सकती है। दरअसल में रोज की तरह हमारा ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल
न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए हमारे अपने तमाम सहयोगियों और खास करके जो हमारे कैमरा पर्सन हैं राजेश जी के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।